तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा आपका, क्लास नेम मेथड नेम सिमिलर होगा। एक चीज़ ये मेन है, याद रखिएगा। हमने जो कल भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपॉन क्रिएशन, जैसे आपका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे, ठीक है। इट इज सेम एज द क्लास नेम, ओके, विच इन रिसाइड्स एंड सिंटैक्टिकली सिमिलर टू अ मेथड, जो आपको मेथड की तरह ही दिखेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वंस इट डिफाइंड द कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर इमीडिएटली कॉल हो जाएगा बिफोर न्यू ऑपरेटर कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। और हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन हम वॉइड नहीं लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का जो जॉब होता है वो इनिशियलाइज करता है इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसके कारण से हम उस इंस्टेंस को फुल्ली इनिशियलाइज करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेम प्रोग्राम, हम इसलिए सेम प्रोग्राम पैटर्न चल रहे हैं कि आप उसको समझ पाइएगा। तो माई बॉक्स हो गया सेम क्लास, हमने क्या किया, सेम हाइट विड्थ डेप्थ डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। देखिए हम पहले मेथड यूज करते थे, ये मेथड का सिंबल है, बॉक्स जीरो नहीं है, याद रखिएगा, बॉक्स ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है। हमने क्या किया, इसमें प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टिंग बॉक्स, इसमें विड्थ इजकल टू 10 दे दिए, हाइट इजकल टू 10 दे दिए, ठीक है, डेप्थ इजकल टू 10 दे दिया। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अभी इसी क्लास में कर रहे हैं, ठीक। अब ये बॉक्स का मेथड खत्म हो गया। अब क्या करना है, रिटर्न वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसको कंप्यूट करना है। तो सिंपल फार्मूला है डबल वॉल्यूम, वॉल्यूम रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न डबल यूज किया है, विड्थ हाइट डेप्थ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्लास हमारा क्लोज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मेन मेथड में जाएंगे। तो मेन मेथड के लिए क्या करना है, क्लास रहेगा तभी वो मेन मेथड में आएगा, मेन मेथड सेपरेटली नहीं आएगा, विदाउट क्लास नहीं आएगा। हमने फिर अगला क्लास क्रिएट किया जिसमें हमको मेन मेथड डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या किया, मेन मेथड डिफाइन किया। अब डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट को एलोकेट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि कैसे हमको डिक्लेयर करना है, माई बॉक्स 1, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई बॉक्स 1, फिर माई बॉक्स 2 क्रिएट किए, फिर वॉल्यूम को हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। अब वॉल्यूम इजकल टू माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम प्रिंट कर दिए। आप चाहते हैं तो डायरेक्टली मेन मेथड में भी लिख सकते हैं प्लस माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे बॉक्स के लिए कॉल किए और ख़त्म हो गया। तो डिफरेंस यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्टर। सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं पास किए हैं, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आउटपुट जब कीजिएगा तो क्या होगा, 2 टाइम कंस्ट्रक्टिंग बॉक्स आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 2 बार इस वॉल्यूम को कॉल किया है, 2 बार उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा 2 बार कंस्ट्रक्टिंग बॉक्स आएगा और वॉल्यूम जो है वो आपका कैलकुलेट होगा। दूसरा जो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम कल बताए थे कि जिसमें हम पैरामीटर पास करें वो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। द कंस्ट्रक्टर विच कंटेन्स पैरामीटर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा, सेम कंस्ट्रक्टर नेम, मतलब वो जो आपका मेथड जो लिखते हैं मेथड नेम, और ब्रैकेट में देकर पैरामीटर लिस्ट देंगे और उसका जो बॉडी होगा वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सेम अब प्रोग्राम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का देखते हैं। उसी तरह से हमने हाइट विड्थ डेप्थ डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे नहीं दिया था पैरामीटर, ये कहला गया पैरामीटर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमने डबल डब्ल्यू डबल एच डबल डी, तो अब इसको रेफरेंस करना है तो क्या करेंगे, विड्थ इजकल टू डब्ल्यू, हाइट इजकल टू एच, विड्थ डेप्थ इजकल टू डी देंगे, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे सिमिलर वे, ठीक है। फिर मेन मेथड में आएंगे तो नया क्लास क्रिएट करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे हम आर्गूमेंट ही पास कर देंगे, तो ये मेरा 10 20 आर्गूमेंट हो गया। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 3 6 9 हो गया, तो और उसके वॉल्यूम को फिर कैलकुलेट करके
प्रिंट कर दे। वॉल्यूम को कॉल कीजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए। सेम ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक बार फिर से समझाइएगा। क्या समझाए फिर से बोलिए। सर वो बोलिए क्या समझाए। सर वो जो लैंग्वेज डबल क्रिएट किए है ना, वो नहीं समझ में आया। अब देखिए, अब हमको जावा में आप जो अभी प्रोग्राम अभी तक जो लिख रहे थे बहुत सिंपल लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें वो एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल एडिशन, एडिशन कैसे लिखेंगे वो देखिए। आप अगर ये समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। सिंपल सा हम एडिशन का लिखेंगे। तो हम फाइल क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने लिखेंगे ऐड डेमो, ठीक है। अब हम क्या कर क्रिएट किए, ऐड डेमो जावा। तो हमें इसमें नहीं करना, ये हमारा मेन मेथड है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करना है। तो ऑब्जेक्ट तब आप जब क्रिएट करेंगे जब आपको एक से ज़्यादा क्लासेस होंगे उसके लिए। तो पहला हमारा है क्लास, हम लोग क्लास क्रिएट कर देंगे ऐड, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे क्या, इंट ए, ठीक है, और इंट बी। अगर फ्लोट डिक्लेयर करना है तो आप फ्लोट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारा दो हो गया। एडिशन करना है तो हमने दो ये मेथड, सॉरी ये दो डेटा मेंबर हम क्रिएट कर दिए, बस। हम और इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा ऐड डेमो क्लास आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास हमने लिखा है ऐड डेमो क्रिएट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस क्लोज ब्रेस, तो इक्लिप्स में जैसे यूज़ कीजिएगा, जैसे ओपनिंग दीजिएगा एंटर कीजिएगा अपने आप क्लोजिंग आ जाएगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आप इसके अंदर लिखना है। अब हमको क्या करना है, मेन मेथड चाहिए, क्योंकि बिना मेन मेथड के आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। हम लोग उसी तरह से स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फिर ये मेथड है, एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि ये मेथड है। तो हम जैसे ओपनिंग लेंगे ऑटोमेटिकली इसके लिए क्लोजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा, जहाँ जहाँ ब्रैकेट देगा ना तो वहाँ वहाँ आपको जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्लोजिंग है तो आप दिखा देगा कि ओपनिंग कहाँ पे, वो ओपनिंग वाला मार्क हो जाएगा। अगर ओपनिंग पे क्लिक कीजिएगा तो क्लोजिंग पे मार्क हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ओपनिंग क्लोजिंग सही है कि नहीं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने कहा कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इस क्लास को एक्सेस करना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जो भी हमें क्लास एक्सेस करना है जावा में, जितने सारे आप क्लास क्रिएट करना चाहेंगे उतने सारे क्लास क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन हर क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट, ऐड, ठीक है। हमने ऐड ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ऐड क्लास नेम हो गया। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ए से, इज इक्वल टू न्यू, फिर ऐड। ये हमारा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऐड डी इज इक्वल टू न्यू ऐड। तो ये हमारा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन का टेक्निक्स हो गया। अब क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, अभी हमने वैल्यू डिफाइन, वैल्यू इसका असाइन नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू असाइन करेंगे। अगर आप लिखिएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ये गलत हो जाएगा, प्रोग्राम में लेगा नहीं। देखिए एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर क्लिक कीजिएगा उस पर कैन नॉट रिजल्ट टू अ वेरिएबल, ये रिजॉल्व नहीं कर रहा है कि एक वेरिएबल है यहाँ पे। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारा इस क्लास के अंदर है, ऐड के अंदर, तो ऐड को पूरा रेफरेंस कैसे कर रहे हैं, ए से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम ए डॉट, हम किसको एक्सेस करने जा रहे हैं, हम एक्सेस करने जा रहे हैं ए वेरिएबल को, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली नीचे में आ जाएगा, देने दिखा देगा कि क्या करना है, ए, ठीक है।
इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 10 दे देंगे। अब देखिए एरर चला गया। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू 30। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया। अभी हमारे पास क्या है दूसरा ऑब्जेक्ट है b ऑल्सो। फिर b के लिए कैसे क्रिएट करेंगे ठीक उसी तरह क्रिएट करेंगे b डॉट हमारा क्या है क्लास b डॉट a इज इक्वल टू 50। ठीक है फिर हम क्रिएट क्या करेंगे b डॉट b जो वेरिएबल है इज इक्वल टू 80। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और हम असाइन कर दिए वैल्यू को। ठीक है अब ये असाइन करने के क्या करना है हमको एडिशन परफॉर्म करना है। तो हमको क्या लिखना है ऐड इज इक्वल टू स्मॉल ऐड इज इक्वल टू। अब जैसे देंगे तो ऐड तो हम तो डिफाइन नहीं किए क्योंकि हम ये ऐड कहाँ कर रहे हैं हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो हमको इस ऐड के लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा क्या इंट ऐड एक हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे एरर नहीं देगा। ऐड इज इक्वल टू एडिशन क्या होता है ए प्लस बी। तो हम लोग डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं क्यों क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो हमको लिखना पड़ेगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है अब और इसको हमको प्रिंट कर देना है। तो आपको पता है प्रिंट करने कैसा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडिशन 1 इज इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद बाहर में आकर प्लस देकर क्या करना है हमको किसको प्रिंट कर रहा है ऐड को ऐड प्रिंट कर देंगे। ये हो गया एक के लिए। ठीक उसी तरह दूसरा है तो हम दूसरा के लिए फिर लिखेंगे ऐड इज इक्वल टू बी ऑब्जेक्ट है तो बी ऑब्जेक्ट डॉट ए प्लस बी ऑब्जेक्ट डॉट बी वैल्यू। ठीक है अब इसको प्रिंट कर देना है। ठीक उसी तरह हम इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है उसके बाद हम इसके अंदर लिख देंगे एडिशन 2 इज इक्वल टू जो देना है दीजिए और उसके बाद फिर प्लस देकर हम लोग लिख देंगे फिर ऐड को कॉल कर लेंगे। ये हमारा हो गया सेव कर दीजिए और अब इसको रन कराते हैं। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। क्या आया एडिशन 140 आया। कितना है 10 प्लस 30 40 50 प्लस 80 कितना होगा 130 आ गया आउटपुट। समझ में आ गया अब समझ में आया यस सर यस सर अब सब समझ में आ गया। पुराना जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहे थे क्लास में कैसे ऑब्जेक्ट जावा में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ये है एक्चुअली। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तब तक ये आप नहीं लिख पाइएगा। अब जब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एक दिस करके कीवर्ड होता है। ठीक है हम लोग जावा में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है तो ये नया चीज़ है जावा में हम लोग स्पेशली सी प्लस प्लस पे आप नहीं पढ़े होंगे ये जावा में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है तो इसमें क्या है आपका समटाइम्स अ मेथड will need to refer the object that invoked it। so कुछ समय ऐसा कभी ऐसा होगा कि जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्ट को इन्वोक करना है। तो वो कैसे होगा यानी ऑब्जेक्ट को उसको रेफर करना है। तो उसको रेफर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड। सो ये तभी पॉसिबल है जब आप दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस कीवर्ड क्या करेगा दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड इनसाइड एनी मेथड टू रेफर द करेंट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी मेथड के अंदर उसके करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। बहुत सिंपल मीनिंग बता रहे हैं किसी भी मेथड के अंदर उसके करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमको दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है तो क्या है दिस इज ऑलवेज अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ऑन विच द मेथड वाज इन्वोक्ड।
तो ये हमेशा वो रेफरेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का जिस मेथड को इन्वोक किया गया उसके लिए होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यू कैन यूज दिस एनीवेयर, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट क्लास टाइप इज परमिटेड। आप दिस का यूज कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस करने के लिए, लेकिन जहाँ पे आपका वो परमिटेड हो किसी भी क्लास में। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। हमने अभी अब यूज़ किया था बॉक्स डबल डब्ल्यू डबल एच डबल टी। तो हमने क्या किया था, हाइट इजकल टू डब्ल्यू, डबल इजकल टू दिस, ये किया था। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐसा लिखेंगे रेफरेंस, ये रिडंडेंट, ये एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आपको जब भी रेफरेंस वेरिएबल देना होगा तो आपको ऐसे यूज़ करना है, दिस डॉट विड्थ इजकल टू डब्ल्यू हो जाएगा, दिस डॉट हाइट इजकल टू एच हो जाएगा, और दिस डॉट, तो कुछ नहीं करना है, उस डेटा मेंबर के पहले आपको दिस यूज करना है, तो दिस डॉट, तो इसके करंट ऑब्जेक्ट को ये रेफरेंस करेगा। ये आपका हो गया दिस कीवर्ड। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट कहलाता है समथिंग कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब क्या होता है, डस्टबिन। आप समझिए डस्ट, गार्बेज क्या होता है, कुछ कचरा, कचरा को हमको कहीं फेंकना है, ठीक है, बहुत सारा कचरा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो ठीक प्रोग्रामिंग में भी आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली मेमोरी क्रिएट होता है, तो और कुछ अनवांटेड भी रहते हैं, तो वो कैसे डिलीट होगा, तो एक्चुअली वो कहलाता है हमारा गार्बेज कलेक्शन। तो उसको हमको डिलीट करना है, हटाना है। तो सी प्लस प्लस में आपको याद होगा, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग यूज किए थे डिलीट ऑपरेटर का। तो डिलीट ऑपरेटर में क्या होता था कि जो भी हम क्रिएट करते थे उसको हम डिलीट कर सकते थे। लेकिन जावा में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या, ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिकली एलोकेटेड बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के थ्रू आपका डायनेमिकली ऑब्जेक्ट डायनेमिकली आपका एलोकेट होता है, ठीक होता है। तो क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट, हाउ सच ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड एंड देयर मेमोरी रिलीज टू लेटर रिलोकेशन। कहने का मतलब कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं न्यू ऑपरेटर यूज करके, तो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिलीट यानी फिर से हमको करना है, यानी फिर से रीएलोकेट होना चाहिए। जब रीएलोकेट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि मेमोरी रिलीज हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पुराना रहना नहीं चाहिए। तो वो एक्चुअली कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हम सी प्लस प्लस में पढ़े थे डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन जावा में हमारा डिफरेंट अप्रोच है। जावा में डिफरेंट अप्रोच क्या है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है डी एलोकेशन, मतलब मेमोरी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है, हमको उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और इस टेक्निक्स को हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। When the memory will be released or destroyed automatically for reallocation of object which was dynamically allocated, the techniques is called as garbage collection, ठीक है। ये हो गया गार्बेज कलेक्शन। सो ये कैसे वर्क होता है, सो व्हेन नो रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, हमने कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट नहीं करता है, that object assumed to be no longer needed and the memory occupied by that object can be reclaimed। कहने का मतलब कि जब हम रेफरेंस, कोई रेफरेंस ही यूज़ नहीं किए उस ऑब्जेक्ट्स के लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या होगा, वो एज्यूम कर देगा कि ये जो हम ऑब्जेक्ट जो यूज़ किए हैं, जो हम रेफरेंस यूज़ किए हैं, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो जैसे ही अगली बार कोई और एग्जीक्यूट होगा वो रिक्लेम कर देगा, यानी न्यू के लिए हो जाएगा, नया फिर से रिक्रिएट लोकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई हम एक्सप्लिसिट, नो नीड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, नो एक्सप्लिसिट मतलब हम कोई उसके लिए स्पेशल मेथड नहीं डिफाइन करेंगे कि हम हमारा डिस्ट्रॉय हो ऑब्जेक्ट।
Garbage collection only occurs during the execution of our program. So garbage collection क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपका जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस समय ये अवेलेबल रहता है, ऑटोमेटिकली वो JVM में ये सारा वर्क होता है, ठीक है। इट विल नॉट ऑकर सिंपली बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट दैट आर नो लॉन्गर यूज्ड। सो आप क्या होगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो कोई यूज़ के लिए नहीं रहेगा और मेमोरी फ्री हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट जावा रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन विल टेक वेरियस अप्रोच टू गार्बेज कलेक्शन। तो बहुत डिफरेंट जावा रन टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप का आपका अप्रोच होगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ क्या किया, इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर 4 किए, क्या हुआ यहाँ पे, द न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट इज रीचेबल वाया द रेफरेंस आई। अगला क्या किया हम, आई इज इक्वल टू नल कर दिए, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, द इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रीचेबल। तो यहाँ पे कोई रीचेबल यानी मतलब है ही नहीं, कुछ एम्प्टी है। तो क्या करेगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, ये हम पहले डिफाइन कर दिए। अब जैसे यहाँ पे क्या किए तो ये हीप एरिया में चला गया और 4 वैल्यू स्टोर हो गया। अब हम जैसे ही आई नल किए, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है, नल है, कुछ नहीं है। अब उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम देखिए। तो हमने क्या किया, एक क्लास टेस्ट प्रोग्राम क्लास बनाया, टेस्ट मेन मेथड किए। अब इसमें कहिएगा कि यहाँ पे थ्रो इंटरप्ट एक्सेप्शन क्या है, ये सिंपल सा जानिए एक्सेप्शन हैंडलिंग है। वो आपका सिलेबस में भी नहीं दिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जनरली बताते हैं कि एरर हैंडल करने का मैकेनिज़्म है। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, हम नहीं जानते हैं, तो हमको उसके लिए एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे आप प्रोग्राम लिख रहा है डिवीजन ऑफ 2 नंबर, कोई क्या किया 2 डिवाइडेड बाई 0 कर दिया, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो कैसे कंपाइलर बताए यूजर्स को कि हमारा जो प्रोग्राम जिसने भी लिखा है उसमें हमारा एरर है, क्या कर रहा है, डिवीजन बाय 0। तो डिवीजन बाय 0 हो रहा है तो हमको उसको एरर को डिस्प्ले करना है। तो जब वैसा सिचुएशन आएगा तो उस टाइम में हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये भी एक एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो थ्रो इंटरप्ट एक्सेप्शन हम यूज़ करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट T2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, मतलब हम नल जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें नल वैल्यू पास किए T1 में, ठीक है। उसके बाद क्या किए, रिक्वेस्ट किए JVM को कि गार्बेज कलेक्टर को रन करने के लिए। तो क्या होगा, क्योंकि ये system.gc जो मेथड है ये आपका इंटरप्ट एक्सेप्शन क्लास में अवेलेबल रहता है, तो हमको उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब क्या किए, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, फिर T2 को कर दिए, फिर क्या किए, फिर JVM को कॉल करेंगे। और ये दूसरा टेक्निक्स है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम GC। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह के भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उसको कॉल करके करेंगे कि मेमोरी मेरा डिलीट हो जाए, रीलोकेट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। system.gc को कॉल कीजिए या रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट GC, ये हमारा गार्बेज कलेक्टर मेथड जो कि हमारा इंटरप्ट एक्सेप्शन में डिफाइंड है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। और ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का टेक्निक्स है। आप बस इतना जानिए कि गार्बेज कलेक्टर में होता क्या है कि जो भी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं किया प्रोग्राम में, हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोग्राम में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आता है गार्बेज कलेक्शन। और गार्बेज कलेक्शन JVM में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है।
हमने अभी क्या देखा था कि डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप गार्बेज कलेक्टर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो हमने उसमें से एक टेक्निक्स ये यूज किया कि हमने डिफाइन किया कि जेवीएम को कि जो भी हमारा मेमोरी क्रिएट हुआ हो उसको रिलीज कर दिया जाए। तो ये हमने उसके थ्रू ये किया। ये हमारा गार्बेज कलेक्टर है। सर उसके पैरेंथेसिस में कुछ पास किया जा सकता है? क्या सर उसके जो गार्बेज कलेक्टर जो है उसके पैरेंथेसिस में कुछ हम पास कर सकते हैं? हम पास नहीं, उसमें कुछ पास नहीं, जीसी में नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं ना। देखिए सिंपल उसका एग्जांपल क्या बनाते हैं, जब आप लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं राइट, अब इंटरनल पार्ट तो हम लोग आप भी नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट किए, ठीक है, इंटरनेट तो कनेक्ट हो गया, मान लिया आप डिस्कनेक्ट कर दिए। आप जब डिस्कनेक्ट किए लेकिन फिर भी मेमोरी में तो ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब जहाँ पे डेटा सेंटर रन हो रहा है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। आप जितना देर कनेक्शन क्रिएट किए हैं उसका एक मेमोरी एलोकेट हो गया है, उसका एक एलोकेशन है, ठीक है। लेकिन अब जैसे डिलीट आप डिस्कनेक्ट कर दिए तो क्या हुआ, अब उतना जो आप मेमोरी ऑक्यूपाई किए हो तो वेस्ट है। तो क्या होगा कि उसको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना है, जैसे डिस्कनेक्ट हुआ डिलीट हो जाना चाहिए और मेमोरी फ्री होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा आपका, जैसे डिस्कनेक्ट कीजिएगा मेमोरी डिलीट होके फ्रेश मेमोरी रहेगा, अगला कोई जैसे कनेक्ट करेगा तो फिर से मेमोरी एलोकेट कर देगा। सिंपल सा यही समझिए, यही होता है गार्बेज कलेक्शन में। हम एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखे तो क्या हुआ, मेमोरी में प्रोग्राम तो मेमोरी में लोकेशन तो लेगा, कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे मेमोरी में तो जाएगा। तो क्या होगा, वो मेमोरी लोकेशन को फिर से डिलीट, अगला कोई जैसे एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट टाइम में तो उसके लिए मेमोरी डिलीट हो जाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वही फिर से ले। तो इसीलिए जावा में गार्बेज कलेक्टर का ये ध्यान रखा जाता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेशन होते रहती है। अगर आपको स्पेशली डिफाइन करना है तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जाके यहाँ पे फिर गार्बेज कलेक्टर कॉल्ड मेथड को कॉल करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने यूज़ किया प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इसलिए यूज़ किया है कि वो जो हम यूज़ किए थे थ्रो क्लास, उस क्लास अब ये क्या होगा, जो भी इसका फैमिली होगा, रिलेटिव होगा, वो इसी क्लास के थ्रू एक्सेस होगा। तो हमने इसको एक्सेस किया, जैसे आप प्रोग्राम इसको रन कीजिएगा तो आपको आएगा टेस्ट@, कोई भी नंबर, ये जरूरी नहीं है यही नंबर आए, आपको कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। सो एक डिफ़ॉल्ट डमी डेटा आपको आएगा, जब जब रन कीजिएगा देखिएगा ये चेंज होते जाएगा। ये आपका दिस ऑपरेटर था। ठीक उसी तरह आपका है फाइनलाइज मेथड। एक फाइनलाइज मेथड क्या होता है कि समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट will need to perform some action when it is destroyed. So कुछ समय ऐसा ज़रूरत होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए उसके बाद जो है ना कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कुछ फर्दर प्रोसेस होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर फर्दर प्रोसेस करना है क्योंकि हम डिलीट कर दिए हैं फिर से हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस टाइम में हमको फाइनलाइज का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल में है कि if an object is holding some non-Java resource such as file handling या character font, then you might want to make sure the resource are freed before an object is destroyed. ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखे, ठीक है, जिस प्रोग्राम में आप फाइल हैंडलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, मतलब फाइल रीड राइट कर रहे हैं, उसमें फाइल में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आपका कैरेक्टर फॉन्ट है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। अब हम जैसे उसको डिलीट कर दिए तो क्या होना चाहिए कि उसके अंदर का जो भी फाइल है डिलीट हो जाए, मतलब फ्री हो जाए, पूरा इरेज हो जाए, और फिर फाइल बचा रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वहाँ पे राइट कर सके। तो उस समय फाइनलाइज का यूज होगा। तो वी कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट JVM टू रन गार्बेज कलेक्टर। सो वहाँ पे 2 डिफरेंट वे में है। अभी जो 2 डिफरेंट हम बनाए थे, क्या बताए थे कि system.gc बताए थे। तो system.gc मेथड क्या करता है,
contains static method GC. So GC क्या है? गार्बेज कलेक्टर मेथड है, ओके स्टैटिक मेथड है फॉर रिक्वेस्टिंग JVM टू रन गार्बेज कलेक्टर। तो ये रिक्वेस्ट करेगा JVM को गार्बेज कलेक्टर मतलब ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज करने के लिए ये कॉल करेगा। दूसरा तरीका था जो हमने आपको बताया रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट GC, ये भी सेम है। ये क्या करेगा? ये रन टाइम क्लास है। ये रन टाइम क्लास allow the application to interface with the JVM in which the application is running. Hence, by using GC method, we can request JVM to run garbage collector. तो दोनों का काम सेम है, दोनों वही करेगा, गार्बेज कलेक्टर ही यूज करेगा, डिलीट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा गार्बेज कलेक्टर को डिलीट करने के लिए। लेकिन ये रन टाइम क्लास में होगा, ये स्टैटिक क्लास से होगा। तो ये आपको प्रोग्राम हैबिट में ही पता चलेगा कि कहाँ पे ये यूज़ करना है और कहाँ पे ये दूसरा वाला यूज़ करना है। ये आपका हो गया JVM का, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जो हमने अभी देखा, तो उस सिचुएशन को हैंडलिंग करने के लिए जो मैकेनिज्म आया वो हमारा कहलाता है फाइनलाइजेशन, जो कि हम लोग फाइनलाइज कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमें यूज करना है फाइनलाइज, ठीक है। बाय यूजिंग फाइनलाइजेशन वी कैन डिफाइन ए स्पेसिफिक एक्शन दैट विल ऑकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू रिक्लेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम कोई स्पेसिफिक एक्शन देंगे और वो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो वो रिक्लेम कर सकता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीवर्ड यूज करना है? इसके लिए आपको यूज करना है फाइनलाइज कीवर्ड। सो जावा गार्बेज कलेक्टर कलेक्शन कॉल करने से पहले आपको फाइनलाइज कीवर्ड यूज करना होगा। इट इज नॉट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाए तब नहीं होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल देखिए, सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स सिंपल है, हमें यूज करना है एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, और हम लोग वॉइड फाइनलाइज मेथड देंगे। उसके अंदर जो कोड लिखना है वो कोड लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्या हो गया? स्पेसिफाई किया प्रिवेंट एक्सेस टू फाइनलाइज, मतलब ये कोड डिफाइंड होगा आउटसाइड ऑफ द क्लास में और ये प्रिवेंट करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ठीक है। ये आपका होता है एक्चुअली, बस इतना ही जानना है आपको कि फाइनलाइज कीवर्ड क्या होता है।